मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को हमने गुप्त साम्राज्य का अध्ययन करा रहे हैं, आज हम उसी के आगे इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम गुप्त के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे कि गुप्त वंश का शासन व्यवस्था किस तरीके से था। तो आइए हम शासन के विषय में चर्चा करें। गुप्त शासकों का प्रशासन तंत्र कुशल था। मंत्रियों की एक समिति जिसे मंत्रि परिषद कहते थे, प्रशासन में राजा की सहायता करते थे। इस मंत्रि परिषद के सदस्य योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, न कि जात या धर्म के आधार पर। मतलब जो भी परिषद में मंत्री चुने जाते थे वो योग्यता के आधार पर चुने जाते थे, वो किसी जात या धर्म विशेष के आधार पर नहीं चुने जाते थे। संपूर्ण साम्राज्य अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का प्रशासन उपारिका महाराज द्वारा होता था। प्रांतों को जिलों में बांटा गया था जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय का प्रशासन विषयपति करता था। जिलों में अनेक गांव होते थे। गांव के प्रशासक का मुखिया ग्रामिका होता था। गांव के बुजुर्गों की एक समिति भी होती थी। नगरीय क्षेत्रों का प्रशासन एक परिषद करती थी जिसमें विभिन्न श्रेणियों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। नगरों का प्रशासन नगरपति कहलाता है। यानी आपका जितने भी प्रशासन के खंड थे वो सारे खंडों के सारे टुकड़ों के अलग अलग अधिकारी थे। जैसे आप लोगों को बताया गया है, प्रांत के अधिकारी या प्रांत जो बटा था उसको कहते थे भुक्ति, और प्रांतों को जिलों में जो बटा था उसे विषय कहा जाता था, और विषय का विषय जो प्रशासक था उसे विषयपति, और जिलों को गांव में बटा था जिन्हें गांव के मुखिया को ग्रामिका होता था। इस तरीके से नगर का जो मुखिया होता था उसे नगरपति कहा जाता था। जैसे वर्तमान समय में जिले के मुखिया को जिला पंचायत या नगर अध्यक्ष, गांव के मुखिया को ग्राम पंचायत प्रमुख यानी प्रधान, नगर के मुखिया को नगर पालिका अध्यक्ष यानी चेयरमैन, महानगर निगम के मुखिया को मेयर कहते हैं। अब इसकी जो राजस्व व्यवस्था थी इसके बारे में देखेंगे। राजा समस्त भूमि का स्वामी होता था। जो राजा था वो जितना भी उसके राज्य में भूमि होती थी सबका मालिक राजा ही होता था। भूमि की उपज का 1/6 भाग कर के रूप में प्राप्त करता था जिसे भाग कहा जाता था। भोग एक अन्य कर था। किसान करों की अदायगी नगद या वस्तु दोनों के प्रकार से करते थे। व्यापारियों तथा शिल्पियों का भी कर लगाया जाता था। इस प्रकार कराधान ये राजस्व का मुख्य स्रोत था। मतलब जो भी कर मीन्स टैक्स, जो भी टैक्स एकत्रित होता था, सरकार का मुख्य जो कोष था वो कर के माध्यम से ही एकत्रित होता था। इसकी जो समाज की व्यवस्था थी उसके बारे में देखेंगे। अधिकांश लोग गांव में रहते थे। उनका जीवन सादा तथा सरल था। जात व्यवस्था जटिल हो गई थी। चंडाल, चंडाल किसको कहा जाता था? अछूत को। अछूत को चंडाल कहा जाता था।
समाज को तुच्छ करते थे, वे नगर के बाहर रहे। जो भी चंडाल थे यानी अछूत लोग थे, उनको नगर के बाहर रहने की व्यवस्था थी। स्त्रियों को शिक्षा पाने की स्वतंत्रता नहीं थी, उन्हें सामाजिक तथा राजनैतिक क्रियाकलापों में भाग लेने का अधिकार न था। विधवाओं पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते थे। सती प्रथा आरंभ हो गई थी। 510 ईस्वी में एरन मतलब मध्य प्रदेश में प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है। यानी प्रथम जो सती हुई थी महिला, उसका उल्लेख कहां से होता है? मध्य प्रदेश के एरन क्षेत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्त्रियों को स्त्री धन के अतिरिक्त संपत्ति में किस प्रकार का अधिकार प्राप्त न था? स्त्री को सिर्फ स्त्री धन कहा जाता था, इसके अतिरिक्त स्त्री को किसी भी संपत्ति में उसको अधिकार नहीं था। धर्म के बारे में थोड़ा समझ लें। गुप्त शासक हिंदू थे, उनमें अधिकांश वैष्णव थे। विष्णु को भगवान का अवतार माना जाता था। शिव की भी पूजा व्यापक रूप से होती थी। गणेश, कार्तिकेय, दुर्गा आदि अन्य देवी देवताओं भी पूजे जाते थे। शासक राजसूय अश्वमेध यज्ञ करते थे। गुप्त शासक बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता रखते थे। जो गुप्त शासक थे वो जैन और बौद्ध धर्म दोनों को मानते थे। तो ये आज का गुप्त वंश के प्रशासन, समाज और धर्म के विषय में हमने चर्चा किया है। कल आपको आर्थिक जीवन, साहित्य, विज्ञान, कला तथा वास्तुकला के विषय में जानकारी कराएंगे और सभी बच्चे अपना होमवर्क जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा का वर्ग है उसको तैयार करते रहेंगे। धन्यवाद।